Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So we have covered कोस्ट चैप्टर जिसमें हमने अभी तक ट्रेडिशनल थ्योरी कवर किया। ट्रेडिशनल थ्योरी में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कवर किया। उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरी ऑफ द कोस्ट पे आएंगे। So before starting the modern theory, we will cover the economies of scale and diseconomies of scale. मैंने कई बार यूज किया कि जब हमारी economies of scale होती है तब हमारा क्या होता है कि हमारी एवरेज कॉस्ट हर लेवल पे हमारी डाउन कम होती जाती है। सेम वे जब हमारी डिसइकोनॉमीज होती है तो हमारी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो ये इकोनॉमीज क्या है और एक ये डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है। तो अब आज कवर करने वाले हैं व्हाट आर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड व्हाट आर द डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देन वी विल कवर द डिसइकोनॉमीज ऑफ द स्केल। सो इकोनॉमीज ऑफ द स्केल, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल are basically two types, internal economies and external economies. Internal economies are those economies which are under the under the control of a firm. मतलब वो economies, वो एरिया जहाँ पे फर्म का कंट्रोल है, ठीक है, जहाँ पे फर्म अपनी थोड़ी सी भी पॉलिसी वगैरह चेंज करके उन इकोनॉमीज में चेंज ला सकता है, तो वो होती है हमारी इंटरनल। इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है मतलब अंदरूनी, लाइक एक्सटर्नल बाहर, जिस पे फर्म का कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी होती है इंटरनल इकोनॉमीज और क्या होती है हमारी एक्सटर्नल। तो इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो इंटरनल इकोनॉमीज की लाइक अब अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। भाई कोई नई टेक्नोलॉजी ले आओ जो आपको बहुत फायदा दे, इतना खर्चा ना आए जितना आपको वो प्रॉफिट दे दे, ठीक है। और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब जहां पे आप खुद से कुछ चेंज ला सकते हो, आपका कंट्रोल है जहां पे, वो आपका आएगा इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर। अब हमारी इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर हमारा क्या है, बहुत सारी चीजें होती है, मतलब ये जो है ये हम जानबूझ के करते हैं एक फायदे के लिए। एक्सटर्नल हमारा कोई हाथ नहीं होता, अपने आप हो जाता है ये, ठीक है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, हम इंटेंशनली ऐसा कुछ नहीं करते, ये अपने आप हो जाती है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। किसी भी अननोन सोर्स से जो हमको पता भी नहीं था हमको बेनिफिट हो गया, ठीक है, तो वो हमारा एक्सटर्नल में आएगा। तो इंटरनल में हमारी इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, उसके बाद इकोनॉमीज इन मार्केटिंग, फिर हमारी होती है मैनेजीरियल इकोनॉमीज, और उसके बाद हमारी होती है इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट। तो इकोनॉमीज ऑफ इन प्रोडक्शन क्या होती है, क्या बात है इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, कि आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है, एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, ठीक है। आप खुद सोच के देखो, आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप किसी चीज पे, आपको मान लो एक आपके पास क्या है, सपोज करो आपके पास एक मशीन है, ठीक है, उस मशीन की फिक्स्ड कॉस्ट हम कुछ ना कुछ लेके चलते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट सपोज करो उसकी 500 रुपए है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 500 रुपए। अब आप उस मशीन में से अगर आप 100 यूनिट बनाओ या आप 400 यूनिट बनाओ या पूरी 500 यूनिट बनाओ, अगर आप 100 यूनिट बनाओगे तो एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए, सिर्फ अभी हम फिक्स फैक्टर वेरिएबल को एक बार के लिए छोड़ रहे हैं। वहीं अगर आप 500 यूनिट बना रहे हो तो आपको एक यूनिट कॉस्ट पड़ रही है 1 रुपए की, तो कॉस्ट क्या हो रही है कम। तो ये क्या हो रहा है प्रोडक्शन में, कि हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और हमारा क्या होती जा रही है, कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। तो वो हमारा क्या हुआ, इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन। अब इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन जो है हमारी, वो दो टाइप में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज टेक्निकल इकोनॉमीज, सेकेंड वन इज लेबर इकोनॉमीज। सो टेक्निकल इकोनॉमीज क्या होती है, टेक्निकल इकोनॉमीज होती है कि इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर इसमें आता है, ठीक है। ये इंडिविजुअलिटी जब हमने प्रोडक्शन चैप्टर किया था तब भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इंडिविजुअलिटी ऑफ द फिक्स फैक्टर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमारी टेक्निकल इकोनॉमीज में मैटर करती है, जैसे कि हम नई टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अपनी फॉर्म में लेके आए। वो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है वो वन टाइम कॉस्ट है, ठीक है, लेकिन उसको हमको उससे फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। वो जस्ट एक वन टाइम कॉस्ट, क्या आप लगा लो 1 करोड़ की कॉस्ट, अगर आप उससे फायदा लिखो तो 4-5 करोड़ का वो फायदा होने वाला है उस चीज से। तो वो क्या है आपका, वो भी आपके लिए क्या है प्रोडक्शन में, क्योंकि वो एक चेंज इन टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी प्रोडक्शन में हेल्पिंग करने वाली है, आपने वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। और जो इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर की बात की जाए तो इंडिविजुअलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर क्या होता है कि सपोज करो एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन जो है वो बहुत सस्ती नहीं आती, ऐसे नहीं है 10-20 रुपए की आ जाती है, लाइक करोड़ ऑफ रुपए की मशीन आती है। एक मशीन है वो है 1 करोड़ की, ठीक है। अब आपका फॉर्म है छोटी सी,
आपकी फर्म है छोटी सी, आपका टर्नओवर ही 10-1 लाख का है पूरे साल का, और वो फर्म 1 करोड़ की है, ठीक है, 1 करोड़ की। तो आप उसको आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप उसका मशीन खरीदने जाओ कि भाई पूरी मशीन तो हम खरीद नहीं सकते, इतनी कॉस्ट हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा क्या है, शॉर्ट रन में काम कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस है, छोटा सा धंधा है, नहीं कर सकते हम काम, ठीक है। हमारा क्या है, स्केल ऑफ बिजनेस कितना है, बिल्कुल छोटा सा, लिमिटेड सा है, तो हम क्या है, उस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी कॉस्ट हम पे नहीं कर सकते। तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे एक काम कर भाई, इस मशीन को आधी मशीन काट के मेरे को 50 लाख में दे दे, 1 करोड़ में नहीं अफोर्ड कर सकता। यू कांट डू दैट, क्योंकि वो फिक्स फैक्टर की इंडिविजुअलिटी, वो फिक्स फैक्टर जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता। ओके, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो इन केस अगर आप अपनी कॉस्ट, अपना आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हो और आप कॉस्ट अफोर्ड करने को तैयार हो, ठीक है, जहां आप फर्स्ट सिचुएशन में आप उस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पाए क्योंकि आप उसकी हाफ कॉस्ट अफोर्ड कर सकते थे, हाफ अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही थी, आपने वो चीज ली ही नहीं, ठीक है, नहीं ली। लेकिन जैसे ही आपने अपना प्रोडक्शन क्या किया, आपने अपना फर्म का आउटपुट लेवल इंक्रीज करने की सोची, थोड़ी और कॉस्ट लगाने की सोची, जैसे ही आप वो नई मशीनरी अपनी फर्म के अंदर लेके आए, ठीक है, जब आपने नई मशीनरी अपनी फर्म के अंदर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके लेके आए, तो उससे आपको जो प्रॉफिट होने वाला है, कई सालों तक आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। लेकिन वो पहले नहीं मिल रहा था, पहले क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और फिक्स फैक्टर इंडिविजुअल होते हैं, यूं नहीं आप उनको डिवाइड कर दो, आप उनको एक साथ ही यूज कर सकते हैं। तो आप पूरी की पूरी मशीन एक साथ ही यूज कर सकते थे, और जब वो उस मशीन को आप लेके आए तो आपको प्रॉफिट क्या है, कंपनी में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुए। तो वो टेक्निकल इकोनॉमीज में आता है कि फर्स्ट क्या, कि इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर की वजह से टेक्निकल इकोनॉमीज होती है, कि हम फिक्स फैक्टर को ऐसा नहीं है कि हाफ यूज कर ले, हम उसको पूरा ही यूज कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम अपना फर्म का लेवल बढ़ाते हैं, जब हम अपना आउटपुट लेवल बढ़ाते हैं, जब हम अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तभी हम उन फिक्स फैक्टर का फायदा ले सकते हैं। दूसरा इसके अंदर आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि हम कोई भी मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड मशीनरी अगर हम लेके आए, वो भले ही 1 टाइम कॉस्ट होती है, लेकिन उससे हमको आने वाले टाइम में बहुत प्रॉफिट मिलने वाला होता है। तो वो हमारा भी किसके अंदर आता है, टेक्निकल इकोनॉमीज अंडर इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन। उसके बाद आती है लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज क्या होता है, सपोज आपकी कोई एक फर्म थी, आपकी पूरी की पूरी फर्म में एक ही लेबर काम कर रहा था। अब हर चीज, प्रोडक्शन भी उसी ने करना है, रॉ मटेरियल भी उसी ने खरीद के लाना है, मार्केटिंग भी उसी ने करनी है, सब काम उसी ने करना है। उसके पास एक मेंटल प्रेशर हो जाएगा उस पर्सन पे, वो हर काम को अच्छे से नहीं कर सकता। वाइल जब आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हो, आप अपनी फर्म को बढ़ाना चाहते हो, आप क्या करोगे, आप और लेबर लेके आओगे। अब क्या है, जैसे ही ज्यादा से ज्यादा लेबर आपकी फर्म में आई, ठीक है, आपकी फर्म में लेबर आई, तो आपकी फर्म में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, कि ठीक है, रॉ मटेरियल खरीद के कोई और लाएगा, प्रोडक्शन कोई और करेगा, और उसकी मार्केटिंग कोई और करेगा, और अकाउंट्स कोई और संभालेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर। और जैसे ही डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, तो स्पेशलाइजेशन तो अपने आप आएगी, कि जो पर्सन सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है, वो प्रोडक्शन कर करके क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा अपने काम में। सो वो हमारा आएगा किसके अंदर, लेबर इकोनॉमीज के अंदर, कि हम जैसे ही अपना स्केल ऑफ आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो हम मोर एंड मोर लेबर लेके आते हैं, और उससे हमें बेनिफिट मिलता है किस चीज का, डिवीजन ऑफ लेबर का। डिवीजन ऑफ लेबर किस चीज में रिजल्ट होता है, स्किल में, किस चीज में, हमारा उनकी एफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो हमारी कॉस्ट कम से कम आएगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, लेबर को हमने वेजेस देनी होती है। अब एक लेबर है, वो बहुत स्पेशलाइज्ड है, एक लेबर है उसको भी हम 200 रुपए दे रहे हैं, दूसरा लेबर है हम उसको भी 200 रुपए दे रहे हैं। जो फर्स्ट वाला लेबर है वो क्या है, वो स्पेशलाइज्ड ही नहीं है, तो वो कम प्रोडक्शन करेगा। वाहिल जो सेकंड वाला है वो क्या करेगा, वो स्पेशलाइज्ड है, तो वो अच्छे से प्रोडक्शन करेगा। तो हमें स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है, और ऑटोमेटिकली हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है। तो ये हमारा हुआ अभी तक का इकोनॉमीज इन प्रोडक्शन, जिसमें हमने टेक्निकल इकोनॉमीज और लेबर इकोनॉमीज कवर किया। उसके बाद हमारा क्या आता है, इकोनॉमीज इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में हमारी इकोनॉमीज कैसे होती है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। देखो, आप हैं, आपकी एक बहुत लाइक कंपनी है, आप उसमें प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, आपकी सपोज ऑटोमोबाइल, आप कार्स बनाते हो, ओके, आप कार बनाने की कंपनी है, आप अपनी एडवर्टीजमेंट, अब आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट जो देखते हो, एक एक एडवर्टीजमेंट करने में करोड़ रुपए का खर्चा आता है, ठीक है। अगर आप अपनी फर्म में बहुत सारी चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज आपने कार बना रहे हैं, आपने 2-3
मतलब 2-3 मॉडल की कार बनाई, तो आप 2-3 मॉडल की कार एक ही एडवर्टीजमेंट में दिखा दो, खर्चा सेम आएगा एक, क्योंकि एडवर्टीजमेंट मिनट के हिसाब से कि इतने मिनट की एडवर्टीजमेंट इतने रुपए, इतने के इतने रुपए, कुछ इस तरह होता है, ठीक है। तो अगर आप एक मॉडल की दिखाओगे कार तब भी उतना ही खर्चा आएगा, और आप सारी कार सभी मॉडल जो आप बना रहे हो आप वो सभी अपनी उसमें दिखाओगे, मतलब आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो आपकी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लिटिल बिट इंक्रीज होगी, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। मतलब आपकी कॉस्ट तो थोड़ी सी इंक्रीज होगी एडवर्टीजमेंट की, लेकिन उससे मिलने वाला प्रॉफिट आपको ज्यादा होगा। तो जब आपकी कॉस्ट थोड़ी सी लग रही है और प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उस केस में हमारा क्या होता है, इकोनॉमीज है कि हमारी कॉस्ट कम से कम, मतलब हमको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माइन्यूट से बढ़ाने पड़े, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो बहुत मेजर चेंज आया उस चीज के अंदर, तो वो हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आएगा। किसके अंदर, इकोनॉमीज इन मार्केटिंग, कि हमको एडवर्टीजमेंट करनी है। अब हम एक छोटी सी पेन का एडवर्टीजमेंट करें तो उससे क्या होगा, मेरी कंपनी है, लाइक मान लो भूमिका अरोड़ा के नाम से एक पेन आ रहा है, ठीक है, मैंने सिर्फ उस पेन का एडवर्टीजमेंट किया तो मुझे करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्चा देना पड़ेगा। वही मेरी पेन भी है, पेंसिल भी है और एग्जाम बोर्ड भी है, तो मैंने तीनों का एडवर्टीजमेंट, भाई भूमिका अरोड़ा कंपनी की पेन भी है, पेंसिल, एडवर्टीजमेंट, वो एक ही एडवर्टीजमेंट में मैंने तीनों चीज की क्या कर दी, एडवर्टीजमेंट कर दी। तो उससे क्या होगा, मेरे आउटपुट क्या है, ज्यादा है, आउटपुट ज्यादा होने से एडवर्टीजमेंट का थोड़ा सा खर्चा भले ही ज्यादा आया, लेकिन उससे जो कमिंग प्रॉफिट है वो हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट देख के ही लोग क्या करते हैं, खरीदने के लिए आते हैं। तो हमारी कॉस्ट माइन्यूट बढ़ती है, लेकिन हमें प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा फायदा होता है, जिससे हमारी पर यूनिट कॉस्ट हमको बहुत कम पड़ती है। या हम इस तरह भी ले सकते हैं कि हमने एक पेन की एडवर्टीजमेंट की, एक हमने पेंसिल की। पेन की एडवर्टीजमेंट अगर हम अलग से करते तो हमें 100 करोड़ का आता, पेंसिल की अलग से करते तो 100 करोड़, मतलब 200 करोड़। अब हमने पेन पेंसिल की इकट्ठी करी, 150 करोड़ का खर्चा आया। तो जब हमने पर यूनिट कॉस्ट निकाली तो पर यूनिट हमारी 75 करोड़ पड़ गई, मतलब सिर्फ पेन का और सिर्फ पर यूनिट जब एवरेज निकाली तो 75 पड़ गई। तो हमारा ऐसे ही क्या होगा, पर यूनिट कॉस्ट भी कम होगी। तो ये केस होता है किस चीज का, इकोनॉमीज इन मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद हमारी होती है मैनेजीरियल इकोनॉमीज। मैनेजीरियल इकोनॉमीज सेम एज लेबर इकोनॉमीज। लेबर इकोनॉमीज में हमने क्या किया कि जस्ट वो एक लेबर है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर भी कह सकते हैं। मैनेजीरियल इकोनॉमीज की हमने मैनेजर्स बिठाए हैं। हमने क्या किया, काम को इतनी स्मूथली डिवाइड किया कि प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि प्रोडक्शन के सारे काम को देखेगा। रिसोर्स मैनेजर, एचआरएम जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, वो सारे की सारी एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम सोल्व करना, ये सब काम करेगा, जिससे हमारे झगड़े वगैरह कम से कम हो हमारे, क्योंकि फर्म में कम से कम मतलब अच्छे से अच्छी शांति बनी रहेगी। सब कुछ काम अगर एफिशिएंटली होगा तो उससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फर्म की गुडविल बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, प्रोडक्शन मैनेजर अलग से बैठा दिया, जनरल मैनेजर जो सबके ऊपर होगा वो अलग से होगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हमारा अलग से है, सेल्स मैनेजर अलग से है, एडवर्टीजमेंट के लिए हमने कोई और बिठा रखा है। तो हमने क्या किया, हमने काम को बहुत स्मूथली डिवाइड किया, मैनेजीरियल पोजीशंस को पे अच्छे से अच्छे पर्सन को हम लेके आए। तो उससे हमारा क्या हुआ, उससे हमारा डिवीजन ऑफ लेबर, अगेन डिवीजन ऑफ लेबर होने की वजह से वो अपने काम में स्पेशलाइज्ड है और स्पेशलाइजेशन की वजह से हमें उनका फायदा मिला। और यहाँ पे वो फैक्टर भी काम करता है कि इंडिविजिबिलिटी किस चीज की, एफिशिएंट लेबर की, कि अगर हम अब एक मैनेजर है, मैनेजर लेबर तो आप महीने के उसको 4-5 हजार दोगे तब भी आ जाएगा, लेकिन बात करें मैनेजर की, तो मैनेजर की सैलरी बहुत हाई फाई होती है। मैनेजर लाइक 60,000 पर मंथ, 70,000 पर मंथ। आपकी फर्म में छोटी सी, आप उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे, आप मैनेजर लेके ही नहीं आए अपनी फर्म में, ठीक है। लेकिन आपकी फर्म का साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, आपने अपना स्केल ऑफ आउटपुट को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप एक मैनेजर लेके आते हैं। 60,000 अब आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, स्केल ऑफ आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, तो मैनेजर के आने से एफिशिएंसी, स्मूथनेस, हर चीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्लस जब मैनेजीरियली हर काम होगा मैनेजर, तो वो क्या करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन होता है काम का, कि सबसे ऊपर सीईओ है, उसके नीचे जनरल मैनेजर है, फिर उसके नीचे वर्कर्स हैं, और एक इफेक्टिव वे होता है कम्युनिकेशन का, रेडी हो जाता है, ठीक है, जिससे कि काम बहुत एफिशिएंटली और अच्छे से होते हैं। तो ये भी हमें फायदा मिलता है किसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। क्या इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, डिसीजन भी क्या है, अच्छे से फास्टली लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है इकोनॉमीज इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। आप सपोज करो आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो, आप मतलब आप अपनी फॉर्म के अंदर 1000 यूनिट्स फोन की बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो,
आपने 1000 यूनिट्स फोन की बना रहे हो और एक कंपनी है जो 20,000 यूनिट्स फोन की बना रही है, जब आपको उस फोन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, क्या है ट्रांसपोर्ट किस चीज में होगा, यही ट्रक वगैरह चलते हैं, ठीक है, इस चीज में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो अगर आप 10,000 यूनिट को ट्रांसपोर्ट करोगे तब भी उतना खर्चा है, आप उसी ट्रक में 1,00,000 यूनिट बेच दो तब भी उतना खर्चा है। तो जब आपका स्केल ऑफ आउटपुट ज्यादा होगा तब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम। सेम अप्लाइज टू स्टोरेज, कि आप मान लो दूध दूध तो नहीं, वो तो पेरिशेबल आइटम एक तरह से हो गया। सपोज करो आप कुछ फ्लोर वगैरह, आटा वगैरह आपकी कंपनी बना रही है, ठीक है, अब आपको क्या है वेयर हाउस वगैरह चाहिए, उनको क्या करने के लिए, स्टोर करने चाहिए। अब आप वेयर हाउस रेंट पे ले रहे हो, आप छोटे से पर्पस के लिए अगर वेयर हाउस रेंट पे ले रहे हो तब आपकी कॉस्ट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन आपने क्या है, थोड़ा सा एक बात होती है कि अगर आप वेयर हाउस को अगर आप क्या रेंट पे लेते हैं हम लोग, अब आप उस वेयर हाउस में 100 चीजें रखो या 200 चीजें रखो, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आपका प्रोडक्शन ज्यादा है तो आप ज्यादा चीजें रखोगे, अगर आपका प्रोडक्शन ही कम है तो आप कम चीजें। तो जब आप उसी उतने ही रेंट में ज्यादा चीजें उसमें स्टोर करके रखोगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी, पर यूनिट कॉस्ट वो क्या होगी, कम होगी, और वही हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये खत्म होती है। ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कई कई फर्म्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रेलवे लाइंस तक खुद बिछा रखी है, शिपिंग पोर्ट तक खुद बना रखे हैं अपनी, ताकि उनकी कॉस्ट क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो लेकिन उनके बाद उसको रेगुलरली फायदा हो सके, ठीक है। तो हमारी होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। उसके बाद हमारी इंटरनल, अब होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मैंने पहले बताया जिसपे हमारा कोई रोल प्ले नहीं है, हमने सोचा भी नहीं था हो जाएगा लेकिन हो गया, ठीक है। पिक्यूनरी इकोनॉमीज भी बोलते हैं इनको। इस केस में क्या हुआ, सपोज करो गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ गई जो आपके बहुत फेवर में थी और आपका प्रोडक्शन एकदम से बहुत बूस्ट हो गया, ठीक है, फायदे हो गए आपके, तो आपने तो सोचा भी था भाई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी भी लाएगी, तो वो क्या है एक तरह से आपके लिए एक्सटर्नल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल फायदा हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई, जैसे आप मान लो इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते थे, गवर्नमेंट ने बोला इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो जो कंपनियां बना रही हैं हम उनको रॉ मटेरियल पे 15% डिस्काउंट देंगे, ठीक है, तो आपके लिए क्या हुआ, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी अब, तो वो आपके लिए क्या है, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। सेम वे आपकी किसी ने एडवर्टीजमेंट कर दी, मतलब आपने खुद से एडवर्टीजमेंट नहीं कराई, मान लो किसी को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, उसने बोला, वो आगे और लोगों को बताएगा भाई उस कंपनी का सामान एक नंबर का है, मजा आ गया, वो आगे वो यूज करेंगे तो वो आगे औरों को, मतलब आपकी एडवर्टीजमेंट हो रही है अपने आप, आपने उसके लिए कुछ पे तक नहीं किया, वो भी आपका क्या होगा, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, कि आपको बेनिफिट हुआ आपके बिना कुछ पे करने से, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, कैंपेन हो गया, आपकी कोई भी प्रोडक्ट था उसकी एडवर्टीजमेंट हो गई विदाउट कॉस्ट, आपने कुछ कॉस्ट पे नहीं की, वो भी किस वजह से हो गई, कि सपोज किसी भी रीजन की वजह से, या आपने कहीं पे चैरिटी दी, ठीक है, आपका बिजनेस था, आपने कहीं पे चैरिटी दी, तो वो चैरिटी वालों ने आपकी एडवर्टीजमेंट कर दी, भाई ये वाली फॉर्म तो बहुत अच्छी है, तो इस तरह से आपको जो जिस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है और वहां से आपको फायदा मिले प्रोडक्शन में, तो वो हमारा केस हो जाता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज का। सो ये थी हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और इसके बाद हमारी क्या आती है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो दिस इज द डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, कि आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करो और आपकी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, प्रोडक्शन के साथ साथ आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, इवन प्रोडक्शन इतना इंक्रीज नहीं हो रहा जितनी आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो हमारा केस होता है डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो डिस इकोनॉमीज सेम एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, देयर आर आल्सो टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जिसपे आपका कंट्रोल है, एक्सटर्नल यू डोंट हैव एनी कंट्रोल, ये आपकी आउटसाइड द फॉर्म हो रही है, ओके। सो इंटरनल इकोनॉमीज, देखो अभी तक मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या है, हमने बहुत सारी लेबर लगाई अपनी फॉर्म में, जैसे ही हमने बहुत सारी लेबर अपनी फॉर्म में लगाई तो उससे हमारा स्पेशलाइजेशन आई, क्या आई, स्पेशलाइजेशन, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है, हमारी डिस इकोनॉमीज, आप एक लिमिट से ज्यादा लेबर बढ़ाते जा रहे हो, आपकी फॉर्म में लेबर बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जितनी ज्यादा आपकी लेबर बढ़ेगी, एक तो उनकी क्या होती है, उनके एक तो जैसे ही वो लेबर आपकी इंक्रीज होगी, लेबर के बढ़ने से एक तो आपका कंट्रोल उन पे कम हो जाएगा, दूसरा लेबर अपनी अलग से ट्रेड यूनियंस और पता नहीं क्या क्या बनाने लग जाती है, ठीक है। तो उनको अगर कोई भी डिसीजन एक फर्म लेती है तो वो इकट्ठे मिलके क्या स्ट्राइक कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होती है, एक लिमिट से ज्यादा लेबर इंक्रीज होने की वजह से
हमें डिसइकोनॉमीज होने लग जाती है उस सिचुएशन में जब वो लेबर इनइफेक्टिव हो जाती है, अपनी एफिशिएंसी को वो पूरी तरह यूज नहीं करती, या जब उन पे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी इतने सारे लेबर्स के ऊपर, उसके लिए कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन होती है जब हमारी डिसइकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। तो डिसइकोनॉमीज एक तो हमारी किस वजह से होगी, लेबर इनएफिशिएंसी की वजह से। और लेबर इनएफिशिएंसी क्यों हुई, क्योंकि हमने जब डिवीजन ऑफ लेबर किया, लेबर हमारी इतनी ज्यादा हो गई कि वो ट्रेड यूनियंस बनाने लगे, वो छोटी छोटी बात पे स्ट्राइक करने लगे, वो हर काम को करने से मना, अकाउंटेबिलिटी उनमें बिल्कुल खत्म हो गई। तो वो हमारी लेबर इनएफिशिएंसी का केस होगा। सेकेंडली हमने बोला कि हम हर फॉर्म में क्या करेंगे, हम अपने हर डिपार्टमेंट में अलग अलग मैनेजर्स लगा देंगे। मैनेजर्स होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन होगा। क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन होगा, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब छोटे छोटे डिसीजंस के लिए आपको ऊपर अथॉरिटी से नहीं, मतलब कुछ ना कुछ पावर जो है नीचे लास्ट लेवल तक भी दी जाएगी, कि आपको छोटी सी थोड़ी बहुत पावर्स आपके सबऑर्डिनेट लेवल पे छोटे छोटे लेबर्स को भी थोड़ी बहुत पावर दी जाएगी। तो हो सकता है कि वो अपनी पावर का क्या कर ले, गलत यूज भी कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से गलत यूज। सेकेंडली आप मैनेजर बिठा रहे हो हर लेवल पे, मैनेजर, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद सीईओ है, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पता नहीं कौन कौन कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो जब आपके एक लिमिट से ज्यादा मैनेजरियल स्किल्स आप उसमें डाल देते हो, अपनी फॉर्म के अंदर लगा देते हो, आप एम्प्लॉय कर देते हो उन लोगों को, तो फर्स्ट थिंग तो उन पे अगेन कंट्रोल करना मुश्किल है। सेकेंडली कि वो अब अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं एज कंपेयर टू हमारी पूरी कंपनी के बेनिफिट के बारे में। थर्ड क्या हो सकता है रीजन, कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्लो हो सकती है, कि अगर आपको कोई डिसीजन, आपको मतलब कुछ बड़ा डिसीजन लेना है तो आपको पूछना पड़ेगा, या ऊपर अथॉरिटी से कुछ ऑर्डर आया है तो वो नीचे तक जाने में काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा क्या है, लेवल्स में आपने अपने उसको डिवाइड कर दिया। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन है, अगर छोटे मोटे डिसीजंस वो खुद ले सकते हैं, तो वो हो सकता है उन डिसीजंस को गलत भी लें और अपनी फॉर्म का क्या हो, बेनिफिट भी ना हो। तो एक लिमिट से ज्यादा अगर आप लेबर या मैनेजर्स को अपनी फॉर्म में लगाते हो, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाए, डिसइकोनॉमीज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमारा किसके अंदर आता है, इंटरनल इकोनॉमीज के अंदर। तो इंटरनल डिसइकोनॉमीज। तो इंटरनल डिसइकोनॉमीज में हमारी क्या है, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी और लेबर इनएफिशिएंसी। तो मैनेजरियल इनएफिशिएंसी हमारी कैसे आई, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी इज जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपने अपने मैनेजर कंपनी में बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज कर दिए, ज्यादा से ज्यादा मैनेजर होने की वजह से क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन, और नीचे की अथॉरिटी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए सोचने लगी एज कंपेयर टू किसके, हमारी पूरी की पूरी फर्म की। और सेकेंडली मैनेजरियल इनएफिशिएंसी होने की वजह से कम्युनिकेशन का जो वे है वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन का फास्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा, डिसीजन मेकिंग काफी ज्यादा लेट होती जाती है। वो हमारा केस हो जाएगा मैनेजरियल इनएफिशिएंसी। वहीं लेबर इनएफिशिएंसी सेम वे, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर है, लेबर आप लिमिट से ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हो, अब वो लेबर जो है वो यूनाइट होने लगेगी, वो एक साथ होने लगती है, वो आपके कोई भी फॉर्म का अथॉरिटी से डिसीजन आता है वो उसको क्या अपोज करते हैं मिलके। और हम क्या है, पूरी तरह कोई भी फॉर्म अपने लेबर्स पे डिपेंड होती है, जब लेबर ही उस चीज को अपोज करेगी तो वो फॉर्म के लिए मुश्किल हो जाएगा, डे टू डे स्ट्राइक्स होंगी, डे टू डे झगड़े होंगे, तो उस चीज को अब आपको सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाएगा, और उस सिचुएशन में आपको फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। तो वो हमारी डिसइकोनॉमीज किसकी वजह से आ जा सकती है, मैनेजरियल इनएफिशिएंसी और लेबर इनएफिशिएंसी। अब बात आती है जब एक्सटर्नल, अब जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी थी जो आपके फेवर में हो गई, अब सपोज करो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई जो आपके थी अगेंस्ट में, उस केस में आपके लिए तो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाएगा। वहीं अगर हम और बात करें डिसइकोनॉमीज कि हमारी फॉर्म में क्या है, फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम उस फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अगर लिमिट से ज्यादा यूज करेंगे, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमने जब किया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन में, तो हमारा क्या होता था कि हम एक फिक्स फैक्टर के ऊपर जब लिमिट से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स लगाते जाते थे तो उसकी फिक्स फैक्टर की भी एक क्या होती है, लिमिट होती है, और वो खत्म हो जाती है। तो जब वो लिमिट उसकी खत्म हो जाती है तो वो हैंडल कर पाना, मतलब कि तो फिर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह प्रोडक्टिविटी डाउन चली जाती है, तो वो भी हमारा किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज के अंदर, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। तो और जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि आपकी किसी ने क्या किया था, लास्ट टाइम आपकी किसी ने प्रेस कर दी, एडवर्टीजमेंट कर दी, और अब डिसइकोनॉमीज में क्या हो गया, मान लो किसी आपके कॉम्पिटिटर ने
या किसी भी रीजन से क्या हो गया, आपके अगेंस्ट में क्या हो गई, कोई भी मतलब कि आपके अगेंस्ट में एडवर्टीजमेंट, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट हो गई आपकी फर्म के बारे में, आपकी गुडविल डाउन चली जाएगी। गुडविल डाउन मतलब आपका रेपुटेशन कम, आपका आउटपुट सेल होना बंद। तो उस केस में आपके लिए वो एक डिसइकोनॉमीज वाली कंडीशन क्रिएट होती है। और हमने जैसे बात की थी इंटरनल इकोनॉमीज में, जब हम लास्ट टाइम बात की थी इकोनॉमीज की केस में, मैंने कहा था कि कोई भी फर्म है वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रही है, उसको रॉ मटेरियल चाहिए। अब उसको रॉ मटेरियल चाहिए, जब वो रॉ मटेरियल खरीदने जाएगी तो रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जब हम किसी से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं तो हम उसको, जैसे सपोज आप किसी दुकान पे, जनरली दुकान पे भाई आप कह रहे हो सूट दिखा दो, उसने सूट दिखाया, आपने ले लिया, उसने बोला एक सूट 200 का है, ठीक है, आप बोलोगे भाई 5 सूट ले लूंगा लेकिन ना मेरे को 800 रुपये में दे दे। तो हम क्या करते हैं, हमको एक डिस्काउंट मिलता है जब हम ज्यादा से ज्यादा चीज ज्यादा से ज्यादा चीज खरीदने जाते हैं। तो सेम वे रॉ मटेरियल आप खरीदने गए इकोनॉमिक्स के केस में, को डिस्काउंट मिला। अब एक ऐसी कंडीशन लेके चलो जहां पे आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, वो सब भी रॉ मटेरियल, और आप रॉ मटेरियल की डिमांड क्या है, इंक्रीज कर रहे हो। जैसे ही डिमांड इंक्रीज हुई, उस चीज की सप्लाई मार्केट में है कम, और डिमांड इंक्रीज होने की वजह से आपको डिस्काउंट की जगह अब प्राइस हाइक हो जाएगा। प्राइस हाइक क्यों होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है लिमिट से ज्यादा और सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। तो जब डिमांड लिमिट से ज्यादा इंक्रीज हो रही है तब उस सिचुएशन में प्राइस हाइक हो जाएंगे, और वो सिचुएशन आपके लिए डिसइकोनॉमीज, क्योंकि फिर आपके लिए कॉस्ट आपको ज्यादा पड़ेगी। तो दैट इज द केस ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो ये था हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमीज क्या होती है एंड डिसइकोनॉमीज क्या होती है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारी वीडियो पूरी प्लेलिस्ट चेक करें जिसमें सीक्वेंस में सभी वीडियोस दी हुई है। थैंक यू सो मच, बाय।